इस वीडियो में हम मकान संपत्ति से आय शीर्षक में नेट एनुअल वैल्यू की गणना किस प्रकार की जाती है, इसको पूरा एक साथ देखेंगे, समझेंगे। अभी तक हमने सकल वार्षिक मूल्य की गणना करना देखा था कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जिस कैलकुलेशन करने के पश्चात उसमें जो नगरपालिका कर हैं या स्थानीय सत्ता के कर हैं वो घटा दिए जाते हैं यदि मकान के मालिक ने उसको चुकाया है। तो ऐसी स्थिति में उनको घटाने के बाद जो राशि बचती है वो नेट एनुअल वैल्यू होती है, यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स या म्युनिसिपल सर्विस टैक्स घटा देंगे जो पेड बाय ओनर है। तो उसके बाद जो राशि बचेगी उसको ग्रॉस एनुअल नेट एनुअल वैल्यू कहेंगे। इसको फॉर्मूले के रूप में प्रेजेंट करें तो नेट एनुअल वैल्यू इसको बराबर होगा सकल वार्षिक मूल्य माइनस चुकाए गए नगरपालिका कर या नगरपालिका के सेवा कर। सर्विस टैक्स भी अगर नगरपालिका का है तो वो भी घटा देंगे। नगरपालिका करों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको अपन एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नगरपालिका कर यदि किराएदार द्वारा चुकाए जाते हैं, नगरपालिका करों की राशि कौन चुका रहा है? किराएदार चुका रहा है, तो ऐसी राशि को घटाया नहीं जाएगा। घटाया तभी जाएगा जब मकान मालिक उस राशि को चुकाता है। किराएदार चुकाएगा तो नहीं घटाएंगे। मकान के स्वामी द्वारा नगरपालिका करों की गत वर्ष में वास्तव में भुगतान की गई राशि को घटाते हैं, यानी ये पेमेंट बेसिस पे घटाया जाएगा। पेमेंट चाहे गत वर्ष का हो, चाहे गत वर्ष से पहले का हो, चाहे एडवांस का हो, यानी कि गत वर्ष का भी हो सकता है, गत वर्ष से पहले का भी हो सकता है, एडवांस का भी होता है। संपूर्ण राशि पेमेंट बेसिस पे उसी गत वर्ष में घटा देंगे जिस गत वर्ष में उनका पेमेंट किया गया है। यानी कि ड्यू बेसिस पर अगर नगरपालिका कर ड्यू हो गए और करदाता ने उनका भुगतान नहीं किया है तो उनको नहीं घटाएंगे, केवल पेमेंट बेसिस पे करेंगे। और पेमेंट बेसिस में भी चाहे गत वर्ष के हों, चाहे गत वर्ष से पहले के हों, चाहे एडवांस हो, आगे के गत वर्षों के हों, सारी की सारी राशि एक साथ घटा देंगे। राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए किसी भी कर को नहीं घटाया जाता, जैसे भूमि व भवन कर है को वार्षिक मूल्य की गणना में नहीं घटाएंगे। यानी कि स्थानीय सत्ता के कर ही घटाते हैं, राज्य सरकार के करों को नहीं घटाया जाता। यदि स्थानीय सत्ता के चुकाए गए कर सकल वार्षिक मूल्य से ज्यादा है तो शुद्ध वार्षिक मूल्य ऋणात्मक हो सकता है। ऐसा कब होता है? जब अनेक वर्षों के नगरपालिका करों का एक साथ एक ही गत वर्ष में भुगतान किया जाए। मान लो जब पिछले सालों का भी कर दिया, गत वर्ष का भी कर दिया या एडवांस का कर दिया, तो एक साथ एक से ज्यादा वर्षों के अगर अपन चुकाएंगे तो चुकाने के आधार पर छूट तो पूरी मिलेगी, पूरी राशि घटानी है तो वो सकल वार्षिक मूल्य से ज्यादा भी हो सकती है। और सकल वार्षिक मूल्य से ज्यादा होगी और उसमें से घटाने वाली राशि तो शुद्ध वार्षिक मूल्य ऋणात्मक हो जाएगा। यदि स्थानीय सत्ता या नगरपालिका द्वारा कोई कर सेवा कर लगाया गया हो तो उसे भी घटा देंगे। स्थानीय सत्ता ने अगर कोई सर्विस टैक्स लिया है तो उसको भी घटा देंगे। यदि किसी कारण से नगरपालिका कर माफ कर दिए हैं, किसी कारण से माफ कर दिए या चुकाए कर लौटा दिए हैं तो उसे इस शीर्षक की आय नहीं माना जाएगा, यानी उसको इनकम नहीं माना जाएगा। लौटा दिए या माफ कर दिए तो उसको इनकम नहीं माना जाएगा। वार्षिक मूल्य इस प्रकार जब गणना कर लेंगे, एनुअल वैल्यू नेट एनुअल वैल्यू की गणना कर लेंगे तो नेट एनुअल वैल्यू में जो कटौतियां देते हैं उसमें एक तो वैधानिक कटौती होती है और एक मकान हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती होती है। इन दोनों कटौतियों को घटाते हैं तो फिर उसके बाद एनुअल वैल्यू आ जाती है और एनुअल वैल्यू ही मकान संपत्ति से कर योग्य आय मानी जाती है। यहाँ इस टेबल में हमने नेट एनुअल वैल्यू तक टोटल कंप्यूटेशन एक साथ दिखाया है कि किस प्रकार गणना की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने देखा था कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और उचित किराया फॉर द ओनरशिप ऑफ द हाउस, मतलब जितने अवधि के लिए मकान करदाता के स्वामित्व में रहा उतनी अवधि का। यदि गत वर्ष में मान लो खरीदा या बेचा है तो
जितनी अवधि उसकी ओनरशिप रही है उतनी अवधि का ले लेंगे। ये दोनों म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट की सबसे पहले तुलना करते हैं। दोनों में से जो अधिक होता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में, दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है उसका सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ अपन ने ए में म्युनिसिपल वैल्यू दिखाया, बी में फेयर रेंट दिखाया और सी में विच एवर इज मोर ऑफ ए एंड और बी, यानी दोनों में से जो ज़्यादा उसका सिलेक्शन कर लिया, उसको सिलेक्ट कर लिया। अब अपन ने अगले पॉइंट में लिया डी पॉइंट में स्टैंडर्ड रेंट, मानक किराया। उस एरिया में यदि मानक किराया लागू है तो मानक किराए से उसकी तुलना करेंगे। इसकी सी पॉइंट में अपन ने म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो ज़्यादा था उसका सिलेक्शन किया, उसकी किससे तुलना करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट से जो म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट ज़्यादा नहीं हो सकते, उनका जो सिलेक्शन है वो ज़्यादा नहीं हो सकते, किंतु कम हो सकते हैं। मान लीजिए स्टैंडर्ड रेट 1,50,000 है, स्टैंडर्ड रेट कितना है? 1,50,000 है। और अगर फेयर रेंट है वो 1,60,000 है, तो अपन 1,50,000 का सिलेक्शन कर लेते हैं। किंतु यदि फेयर रेंट 1,40,000 ही है तो वो स्टैंडर्ड रेंट से कम है चूंकि, तो कम वाले का सिलेक्शन करते हैं। यानी कि अपन ने म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से किसी एक का सिलेक्शन किया, जो ज़्यादा है उसका किया, स्टैंडर्ड रेट से उसको कंपेयर किया और दोनों में से जो कम है, दोनों में से जो कम है उसको सिलेक्ट किया और उसको एक्सपेक्टेड रेंट का नाम दिया था आपने। किसका नाम दिया था? एक्सपेक्टेड रेंट। तो देखिए यहाँ स्टैंडर्ड रेंट डी पे लिखा अपन ने, ई में क्या लिखा? विच एवर इज लेस ऑफ सी और डी। सी में अपन ने क्या लिया था? ए और बी में से हाईएस्ट का सिलेक्शन किया था सी पॉइंट पे, और डी पॉइंट पे स्टैंडर्ड रेंट। तो सी और डी में से जो कम है उसको एक्सपेक्टेड रेंट लेंगे। अब अपन दूसरी कैलकुलेशन करते हैं। दूसरी कैलकुलेशन क्या है? रेंट ड्यूरिंग ओनरशिप ऑफ हाउस, मतलब वास्तव में ओनरशिप, हाउस की ओनरशिप रही है, उसमें कितना रेंट रिसीव्ड हुआ या रिसीवेबल है। ठीक है। अब रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल में से अपन दो एडजस्टमेंट यहाँ करते हैं। यदि मकान कुछ अवधि के लिए करदाता ने खुद प्रयोग किया है तो उस अवधि का रेंट उसमें से घटा देते हैं, उस अवधि का रेंट घटा देते हैं। इसके अलावा यदि अनरियलाइज्ड रेंट है, न वसूल हुआ किराया है, तो कुछ शर्तें थी कि अगर गत वर्ष में न वसूल हुआ किराया रहता है और किराएदारी वास्तविक हो, करदाता ने सारे प्रयास कर लिए हों, किराएदार ने मकान खाली कर दिया हो, करदाता ने उसको कहीं और अपना स्वयं का मकान नहीं दिया हो, तो उन शर्तों की पूरी होने पर इस अनरियलाइज्ड रेंट की भी कटौती मिल जाती है। तो अपन दोनों कटौती देंगे, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में किसकी कटौती देंगे? अनरियलाइज्ड रेंट और सेल्फ ऑक्युपाइड पीरियड का जो रेंट होता है दोनों घटा देंगे। दोनों घटाने के बाद ये रेंट ड्यूरिंग ओनरशिप ऑफ हाउस आ जाएगा। इसमें यदि कोई वैकेंसी पीरियड है, कोई वैकेंसी पीरियड है, तो उसका एडजस्टमेंट अभी नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे? ये जो रेंट आया दोनों घटाने के बाद, रेंट रिसीवेबल और जो एक्सपेक्टेड रेंट अपन ने ऊपर ई पॉइंट पे कैलकुलेट किया है, दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों में कंपेयर करने के बाद जो ज्यादा होगा, जो ज्यादा होगा उसको अपन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ इसने ये दिखाया, एफ में क्या दिखाया? रेंट रिसीवेबल बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, यानी वैकेंसी पीरियड के एडजस्टमेंट से तो पहले, किंतु सेल्फ ऑक्युपाइड पीरियड के रेंट के एडजस्टमेंट और अनरियलाइज्ड रेंट को घटाने के बाद के एडजस्टमेंट के बाद और वैकेंसी पीरियड के एडजस्टमेंट से पहले वाला इसने एफ पॉइंट में लिया है। तो विच एवर इज मोर ऑफ ई और एफ, यानी कि उसकी तुलना अपन ने एक्सपेक्टेड रेंट से की और दोनों में से जो ज्यादा है उसका सिलेक्शन किया, दोनों में से ज्यादा है उसका सिलेक्शन किया। उसके बाद अपन ने रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड, वैकेंसी पीरियड का रेंट घटा दिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट के बेसिस पे वैकेंसी पीरियड का रेंट घटा दिया अपन ने, जो वैकेंसी पीरियड में रेंट बनता है। यदि पूरी साल समान रूप से रेंट बना है तो अपन उसी हिसाब से घटा देंगे, और यदि पूरी पहले और बाद की अवधि, वैकेंसी से पहले और बाद की अवधि में किराए में चेंज आया है तो अधिक वाली राशि, चूंकि पहले भी अधिक वाली राशि लेंगे और यहाँ भी अधिक वाली राशि घटा देंगे। इस प्रकार घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको ग्रोस एनुअल वैल्यू का नाम दिया आपने, ग्रोस
एनुअल वैल्यू। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय हाउस ओनर ड्यूरिंग फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल में, गत वर्ष में मकान के मालिक ने जो म्युनिसिपल टैक्स चुकाए हैं, चाहे गत वर्ष के चुकाए हों, चाहे गत वर्ष से पहले के चुकाए हों, चाहे आगामी वर्षों के चुकाए हों, उन सबको घटा देंगे, टोटल घटा देंगे। घटाने के बाद जो आएगी वो नेट एनुअल वैल्यू आएगी। घटाने के बाद क्या आएगा? नेट एनुअल वैल्यू आएगी। और इस प्रकार ये गणना नेट एनुअल वैल्यू की अपन कर लेंगे। नेट एनुअल वैल्यू में दो कटौती देंगे जो अपन अगले वीडियो में देखेंगे, तो जो उनकी गणना अपन आगे करेंगे। यहाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए आपको म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दे रखी है, तो पहले स्टेप में आप म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दे रखी है, केवल फेयर रेंट दे रखा आपको, तो ऐसी स्थिति में म्युनिसिपल वैल्यू की को अपने इग्नोर करेंगे और केवल फेयर रेंट के आधार पे फेयर रेंट को ही ले लेंगे, फेयर रेंट का ही सिलेक्शन हो जाएगा और फेयर रेंट की स्टैंडर्ड रेंट से तुलना करेंगे। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है तो उसको इग्नोर कर देंगे, यानी कि जो सूचनाएं अपने को दी गई हैं उन्हीं सूचनाओं के आधार पर अपन ये कैलकुलेशन करेंगे। जो सूचनाएं अपने पास नहीं है उनको इग्नोर कर देंगे और अपनी स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। जैसे स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो उससे कंपेयर नहीं करना पड़ेगा, फेयर रेंट या म्युनिसिपल वैल्यू नहीं है तो उनमें से किसी अपने आप ही एक का सिलेक्शन हो जाएगा। और रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल के बारे में सूचना नहीं है तो अपन उस तरह से जितनी सूचनाएं हैं उतनी सूचनाओं के आधार पर ये गणना कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।